हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली इम्पोर्टेंट जीके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम को। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम सन को पढ़ेंगे या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। फिर कुछ जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग प्लैनेट्स पढ़ेंगे, जैसे कि इनर इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर हम हर एक प्लैनेट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं ना, तो सोलर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को आप आराम से डील कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला सवाल है, सूर्य की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ऑरिजिन ऑफ सन वॉज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट एज? फ्रेंड्स, जो पीडीएफ की लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, यानी कि करीबन 4600 करोड़ वर्ष पहले जो सूर्य की उत्पत्ति है वो हुई थी। कहीं कहीं आपको डायरेक्ट 5 करोड़ साल पहले यानी कि 5 बिलियन ईयर्स एगो भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जब भी रहेगा तो दोनों में से कोई एक रहेगा, या तो 4.6 या फिर 5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, तो आप ध्यान से टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम सन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जो सूर्य का जो रेडियस है वो पृथ्वी के रेडियस से यानी कि त्रिज्या से 109 टाइम बड़ा है। ठीक है, एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि जो सन से पृथ्वी की डिस्टेंस है वो करीब 147.36 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अगर आप लूसेंट की बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे 150 मिलियन किलोमीटर लिखा हुआ है। तो दोनों डाटा में से कोई एक डाटा एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि हम जैसे पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं ना, तो जो पार्ट हमें दिखाई देता है अपनी आंखों से उस पार्ट को हम फोटोस्फेयर कहते हैं। फ्रेंड्स, जब सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो जो रिंग की तरह आपको दिखता है ना, रिंग नुमा स्ट्रक्चर, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो इस पार्ट को कहते हैं कोरोना। तो आप अगर आपसे पूछे कि जब सूर्य को हम देखते हैं तो कौन सा पार्ट दिखाई देता है, तब आप बताएंगे फोटोस्फेयर। लेकिन जब आपसे पूछे कि सूर्य ग्रहण के दौरान जो किनारे किनारे वाला जो पार्ट आपको दिखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोरोना। ठीक है, और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, एटमॉस्फेयर ऑफ सन इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। यानी कि सन की जो एटमॉस्फेयर है वो 3 लेयर से मिल करके बनी होती है। ठीक है, तो तीनों लेयर का नाम आपसे नहीं पूछेगा, बस आपसे ये पूछेगा कि जो पार्ट हम देख पाते हैं वो कौन सा लेयर है, तो वो है फोटोस्फेयर। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है सन से रिगार्डिंग जो कि आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम? फ्रेंड्स, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? तो अगर हम सन को छोड़ दें, सन तो एक स्टार है ना, ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि सन एक स्टार है। ठीक है, तो अगर हम सन को छोड़ देते हैं तो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर टेरेस्ट्रियल इन सोलर सिस्टम? सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल जो 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से कितने प्लैनेट्स हैं जो ठोस हैं, मतलब जिन पे मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4 प्लैनेट्स। 4 प्लैनेट्स जो है फ्रेंड्स वो रॉकी प्लैनेट्स हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। ठीक है, बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो गैसियस प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से गैसियस प्लैनेट्स हैं और कौन कौन से रॉकी प्लैनेट्स हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। इस चीज़ को हम समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। ठीक है, आपको पता है कि 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एक होता है इनर, एक होता है आउटर। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, आपको सारी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब कि सन से कौन सबसे करीब है और कौन सबसे दूर है, उसके हिसाब से अगर हम प्लैनेट्स को सजाएं तो सन के जो सबसे करीब है वो है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स,
फिर है जुपिटर, उसके बाद है सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो अगर हम बात करें, मरकरी को हम हिंदी में बुध कहते हैं, ठीक है। तो बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे करीब है। तो हम एक बार जो है फोटो देख लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आपका सन, ठीक है। और सन के बाद जो 4 प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, सबसे पहला है मरकरी, उसके बाद है वीनस, ये तीसरे नंबर पे जो ब्लू और ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वो है अपना अर्थ, और चौथा है मार्स, ठीक है। उसके बाद जो है ए एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है। तो ये भी सवाल आपसे बनता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट्स जो हैं वो किन दो प्लैनेट्स के बीच हैं। तो ये जो ग्रह दिख रहा है आपको, ये है मार्स और ये है जुपिटर। तो जुपिटर और मार्स के बीच जो है एस्टेरॉइड बेल्ट आते हैं, ठीक है। वो तो हम कभी आगे बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं इनर और आउटर प्लैनेट्स को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट्स के इस तरफ जो ये चारों आपको ग्रह दिख रहा है ना, सॉरी ये चारों प्लैनेट्स दिख रहे हैं, ये चारों इनर है और ये रॉकी प्लैनेट्स हैं, मतलब इनके जो सतह है वो ठोस है, ठीक है। और ये एस्टेरॉइड बेल्ट्स के जो इस तरफ आउटर तरफ दिख रहे हैं, ये चारों जो प्लैनेट्स हैं वो गैसियस प्लैनेट्स हैं, ठीक है। ये चारों कैसे प्लैनेट्स हैं? ये चारों गैसियस प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और गैसियस प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो इसका एक निक नेम है जो कि आपको एग्जाम में पूछता है, गैसियस प्लैनेट या जोवियंस प्लैनेट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनर और आउटर प्लैनेट्स के देखते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इनर प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, तो ये सूर्य के ज़्यादा पास होते हैं, जैसा कि आपने अभी फोटो में देखा, या फिर आप वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हैं। सूर्य के जो पास होते हैं इनर प्लैनेट्स, सूर्य के ज़्यादा पास होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इनर प्लैनेट्स में ज़्यादा तेज गति से सूर्य के चक्कर लगाते हैं। देखिए आप इस चीज़ को ना ऐसे समझिए, एक सूर्य को एक डॉट मानिए, और उसके जितने करीब रहिएगा ना, एक चक्कर लगाने में आपको उतना ही कम टाइम भी लगेगा, क्योंकि जो आपका वो पाथ है, ऑर्बिटल पाथ, वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप उस डॉट से यानी कि उस सन से दूर जाते जाइएगा, आपका रेडियस बढ़ता जाएगा और आपका जो ऑर्बिटल पाथ है वो भी लंबा होता जाएगा, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो इनर प्लैनेट्स होंगे वो जल्दी सूर्य के चक्कर लगाएंगे, ठीक है। इनके पास सैटेलाइट्स कम या तो नहीं होती हैं। इनर प्लैनेट्स की हम बात करें तो इनके पास या तो सैटेलाइट्स नहीं होती हैं या तो कम होती हैं, ठीक है। और चौथा जो है, ये सब टेरेस्ट्रियल होते हैं। देखिए सैटेलाइट की बात करें तो मरकरी यानी कि बुध और वीनस, इन दो ग्रहों के पास एक भी सैटेलाइट यानी कि एक भी अपना मून नहीं होता है। पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, मून, ठीक है। और इनर प्लैनेट्स में एक और प्लैनेट्स है जो है मार्स, उसके पास सिर्फ दो ही सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, जिसे हम फेबोस और डेमोस बोलते हैं। इनका नाम है, मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स, अर्थ के पास 1 सैटेलाइट्स, वीनस और मरकरी के पास एक भी सैटेलाइट्स नहीं होते हैं। वहीं पे अगर आउटर प्लैनेट्स की हम बात करें तो ये सूर्य के दूर के ग्रह हैं, इनकी गति धीमी होती है, इन सब के पास बहुत से सैटेलाइट्स होते हैं। देखिए सैटर्न के पास 145 सैटेलाइट्स यानी कि 145 चांद या मून उनके पास हैं, ठीक है। और ये गैसियस प्लैनेट हैं। तो इनर और आउटर में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और इनर ग्रह कौन कौन से हैं और आउटर ग्रह कौन कौन से हैं, आपको इनका नाम भी पता चल गया है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप पढ़ेंगे, और मैं कह रहा हूँ ना, सोलर सिस्टम से एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इस वीडियो से बाहर चला जाए, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी इसे जरूर करें, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, मतलब कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बड़ा प्लैनेट या सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन डी, जुपिटर, ठीक है। जुपिटर जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। वहीं पे अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट प्लैनेट की, तो आपका हो जाएगा मरकरी। मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। देखिए फिर से वही बात है कि विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के यानी कि पृथ्वी के सबसे
नज़दीक में कौन सा ग्रह है? देखिए नज़दीक पृथ्वी जो है आपको दिख रही है, पृथ्वी की एक तरफ है मार्स और दूसरी तरफ है वीनस। तो दोनों में जो नियरेस्ट है वो है वीनस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीनस इज द राइट आंसर। पृथ्वी के सबसे नज़दीक में जो ग्रह है वो है वीनस, ठीक है। और इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। वीनस इज द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार? किसको हम सांझ का तारा कहते हैं? किस प्लैनेट को सांझ का तारा कहते हैं? तो फ्रेंड्स वीनस को हम सांझ का तारा कहते हैं। ना सिर्फ सांझ का तारा बल्कि भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार भी वीनस को ही कहते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और ट्विन ऑफ अर्थ, यानी कि तीनों जो नाम है वो वीनस का ही है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक पॉइंट फ्रेंड्स, वीनस जो है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, यानी कि सबसे गर्म अगर पूछ ले कौन सा प्लैनेट है तो उसमें भी आप वीनस ही आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन? यानी कि जो पृथ्वी है उसकी जुड़वा बहन कौन है? तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया है, वीनस इज द ट्विन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के सवाल जो है आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो आप ये वीडियो बस पूरा देख जाइए, आपके लिए रामबाण है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच प्लैनेट इज नोन एज वेल्ड प्लैनेट? देखिए सबसे पहले आप समझिए कि वेल्ड प्लैनेट होता क्या है। वेल्ड प्लैनेट मतलब कि किसी चीज़ से ढका हुआ प्लैनेट, ठीक है। वेल्ड मतलब होता है ढका हुआ या फिर कवर हुआ। तो ये है वीनस। और इसी वेल्डनेस की वजह से, इसी ढके हुए की वजह से प्लैनेट जो है सबसे ज़्यादा गर्म है। क्यों गर्म है? जैसे कि सूर्य की किरण इस पे पड़ी, उसके बाद वो जो किरण है, जो रेडिएशन, वो उससे बाहर जा ही नहीं पाई, वो उसी के अंदर फंस के रह जाती है। इसीलिए जो है वीनस सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट भी है। वरना अगर हम कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन करेंगे तो मरकरी जो है, बुध जो है सन के सबसे करीब है, तो कायदे से तो उसे सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए था, है ना। लेकिन ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि मरकरी के पास कोई भी अपना जो उसके एटमॉस्फेयर ही नहीं है उसके पास। जैसे कोई भी चीज़ उसके पास आई तो गर्म तो हो गई, लेकिन जैसे ही सूर्य मतलब उतनी तेज़ी से वो वापस भी चली गई, क्योंकि उसको उसके पास एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से उस हॉटनेस को, उस गर्माहट को पकड़ के रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वीनस के पास ये ही जो है कवर है, उस कवर की वजह से उसमें गर्मी जो है बनी रह जाती है। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग इनर प्लैनेट्स? जो इनर प्लैनेट्स हैं, मतलब कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट्स के मतलब सूर्य की तरफ हैं, उन चारों प्लैनेट्स में, इनर प्लैनेट्स तो मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उन चारों में सबसे बड़ा कौन है? देखिए इनर प्लैनेट्स कौन है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा है अर्थ, ठीक है। अर्थ यानी कि पृथ्वी जो है इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मेनी सैटेलाइट्स डज अर्थ हैव? यानी कि जो पृथ्वी है उसके पास कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। जो हम लोग लॉन्च करते हैं वो नहीं, जो नेचर ने हमें दिया है। तो सिर्फ एक सैटेलाइट है अर्थ के पास, उसे हम मून कहते हैं। जो चंद्रमा आप देख रहे हैं ना, वो पृथ्वी का अपना सैटेलाइट है, अपना उपग्रह है, ठीक है। कोई उपग्रह क्या होता है? जैसे कोई एक पृथ्वी है तो उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही वो है, ठीक है। और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो वहीं पे स्थिर है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और पृथ्वी के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है, वो है मून। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स अर्थ के, जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो एमसीक्यूज में वो फिट नहीं बैठ रहे थे, मतलब मैंने उनका एमसीक्यू नहीं बनाया है। तो थोड़ा सा हम उसे पढ़ लेते हैं। देखिए पृथ्वी को वाटरी प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि वाटर की वजह से, आपको पता है कि 70% ऑफ अर्थ क्या है, वाटर है, 70% पे पानी है। और पानी की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से वो जो है पूरा ब्लू दिखता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट अर्थ को बोलते हैं। और ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेती है
अपने एक्सिस पे रोटेट होने के लिए, जिससे दिन और रात होता है। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है तो दिन और रात होता है, और जब वो सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है तो उससे एक साल बदलता है। और अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज मून। पृथ्वी के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है, वो है मून यानी कि चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट है मून को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, मून उसी में आ जाता है। तो मून जो है पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, और मून का टोटल 59% जो सरफेस है वो हम अर्थ से देख पाते हैं। कितना परसेंट? अगर हम देखना चाहें तो सिर्फ 59% ऑफ मून सरफेस इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट तो आपसे पूछता है। अब एक पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मून दैट इज माउंट लेबनिट्स। देखिए, जो आपको वाइट वाइट पैचेस दिखते हैं ना, जो चमकीले पार्ट्स आपको दिख रहे हैं मून पे, वो है पहाड़, और जो ब्लैक है वो है गड्ढे। तो जो सबसे ऊंचा, जो सबसे, जैसे पृथ्वी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, जो सबसे ऊंचा है वो है माउंट एवरेस्ट। वैसे ही मून पे जो सबसे ऊंचा पार्ट्स है उसे हम कहते हैं माउंट लेबनिट्स। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, मून हैज नो एटमॉस्फेयर एंड नो साउंड। मून पर भी किसी तरह का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहाँ पे जो हवाएं ववाएं चलती नहीं है। अब हवाएं चलेंगी नहीं तो मीडियम ही नहीं है, तो साउंड कैसे ट्रैवल करेगा? तो मून हैज नो एटमॉस्फेयर एंड नो साउंड। इसीलिए क्या होता है ना कि दिन में वो काफ़ी गर्म होती है, और ठंड रात के टाइम में उसका जो टेम्परेचर है माइनस में चला जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फॉसिल प्लैनेट। निम्नलिखित में से कौन जो है उसे हम फॉसिल प्लैनेट कहते हैं। देखिए, फॉसिल प्लैनेट क्या होता है आप शायद समझते होंगे, उसका एग्जैक्ट हिंदी अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो फॉसिल प्लैनेट कहते हैं मून को। ठीक है, मून ऐसे है सैटेलाइट, लेकिन कभी कभी उसे हम फॉसिल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लूसेंट अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें भी ये दिया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लूसेंट जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक बाइबल की तरह है, आपको पता है। तो उसमें अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान इसे पढ़ा था, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। कौन से ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी मार्स। मार्स ग्रह यानी कि मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मार्स। आप एक सीक्वेंस देख रहे होंगे, पहले हमने सन पढ़ा, फिर मरकरी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, फिर वीनस से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, फिर हमने अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, उसके बाद मून, और अब हम पढ़ रहे हैं मार्स। ठीक है, सॉरी गाइस। तो इस तरह से हम आउटर प्लैनेट्स की ओर बढ़ रहे हैं। अब आगे जुपिटर और सैटर्न के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी सैटेलाइट्स डज मार्स हैव। मतलब मार्स के पास यानी कि मंगल ग्रह के पास कितने सैटेलाइट हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा, जैसे जैसे हम बाहरी प्लैनेट्स की तरफ जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे जो सैटेलाइट की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसे भी करके आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि देखो, मरकरी के पास एक भी नहीं था, वीनस के पास भी एक भी नहीं है, अर्थ के पास एक है, मार्स के पास दो है, ऐसे बढ़ते जा रही है संख्या। ठीक है, तो जो मार्स है उसके पास दो सैटेलाइट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। और अगर आपसे नाम पूछ ले तो हो जाएगा फेबोस और डेमोस। तो इस चीज़ को आप याद जरूर रखिएगा, इन दोनों सैटेलाइट के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सैटेलाइट इज नोन एज विंटर प्लैनेट। देखिए फ्रेंड्स, विंटर की अगर हिंदी में बात की जाए तो शीतकालीन मतलब ग्रह बोल सकते हैं, बट ठंड की वजह से ऐसा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो विंटर प्लैनेट की हिंदी कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको कभी कभी ना क्वेश्चन जैसा है वैसा ही याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में जब आए तो आपको एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स ऑप्शन डी जुपिटर। जुपिटर को जो है विंटर प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम इज। मतलब कि पूरे सोलर सिस्टम का जितना भी सैटेलाइट है, जैसे अर्थ के पास एक है, मंगल के पास दो है, तो उन सारे में जुपिटर के पास काफ़ी सारे हैं, सैटर्न के पास उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उन सब में कोई ना कोई सैटेलाइट तो होगा जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो पूरे सोलर सिस्टम में
गनीमेड जो है सैटेलाइट वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो गनीमेड है वो जुपिटर का सैटेलाइट है, यानी कि जुपिटर का अपना चंद्रमा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरे चंद्रमाओं में जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा है और बाकी सारे सैटेलाइट्स में सबसे बड़ा है, तो इस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैव द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, मतलब कि किस प्लैनेट के पास, किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। फ्रेंड्स ये जो है ना, कभी सैटर्न, कभी नेपच्यून, कभी जुपिटर, इन काफी मतलब रोज रोज नए सैटेलाइट्स मिल रहे हैं, रोज रोज नए चंद्रमा की खोज हो रही है, उसमें जो है बदलता रहता है। तो फिलहाल जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सैटर्न। और सैटर्न के पास जो है टोटल 145 सैटेलाइट्स हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि सैटर्न के पास उसके खुद के 145 चंद्रमा हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल के लिए। अगर आप जब भी आपका एग्जाम हो तो एक बार अपडेट जरूर कर ले इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैव द रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कौन सा एक ऐसा प्लैनेट है या ग्रह है जिसके पास एक अंगूठी के आकार की मतलब एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर है उसके चारों तरफ। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सैटर्न के पास ही। सैटर्न के पास एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो रिंग नुमा स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स वो डस्ट पार्टिकल और आइस के बने हुए हैं, मतलब वो आइस और डस्ट पार्टिकल हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, एक रिंग की तरह जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, शायद कभी आपसे पूछ ले कि वो जो रिंग है वो किस चीज की बनी है और आपको ऑप्शन में दे दे, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि वो डस्ट है, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल है और आइस है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न इज नोन एज, सैटर्न के टोटल 145 सैटेलाइट्स हैं और सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है वो भी सैटर्न के पास है, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा है, सैटर्न की बात कर रहे हैं, पूरे सोलर सिस्टम की नहीं, पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो तो है गनीमेड और जुपिटर का है। लेकिन सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो उसका नाम है टाइटन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होने वाला है, राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो गाइस इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है यूरेनस। यूरेनस जो है कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, सबसे ठंडा ग्रह है और इसका जो टेम्परेचर है 190 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। तो -190 डिग्री तक चला जाता है। और वहीं आपसे पूछ ले कि सबसे हॉटेस्ट यानी कि गर्म प्लैनेट, तो मैंने आपको बता रखा है ऑप्शन सी वीनस। हॉटेस्ट में वीनस, कोल्डेस्ट में यूरेनस, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नोन एज ट्विन ऑफ यूरेनस। देखिए यूरेनस की जो जुड़वा बहन है वो है नेपच्यून, ठीक है। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों जो प्लैनेट है ना वो ग्रीनिश इन कलर है, जैसे देखने पे थोड़ी हरी हरी है, ठीक है। और ये हरा क्यों है, मीथेन गैस की प्रेजेंट की वजह से, क्योंकि उन दोनों के स्फेयर में ना, एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस अधिकता में पाया जाता है, इस वजह से दोनों जो प्लैनेट है वो हरा दिखता है, इसलिए दोनों को ट्विन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है प्लूटो। प्लूटो जो है 2006 से पहले एक ग्रह था, यानी कि एक प्लैनेट था। तो इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो कि एग्जामों में पूछ लेते हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसकी जो डिस्कवरी हुई, जब इसको खोजा गया 1930 में, खोजा किसने, उस साइंटिस्ट का नाम पूछ ले तो टॉम्बो है, या फिर इसको जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो जब से खोजा गया 1930 से लेकर के 2006 तक, 24 अगस्त 2006 से पहले ये एक प्लैनेट ही था। लेकिन क्या होता है ना कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दिया प्लैनेट की, और उस डेफिनेशन में जो है प्लूटो फिट नहीं बैठता है, क्योंकि इसका जो साइज है कंपैरेटिवली छोटा है जो कि एक प्लैनेट का होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 24 अगस्त 2006 से इस प्लैनेट को एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह के नाम से जाना जाने लगा, और जो मेन 8 प्लैनेट्स थे उनसे इसको जो है बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो सो नाउ ओनली 8 प्लैनेट्स आर इन आवर सोलर सिस्टम, मतलब कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अब सिर्फ 8 प्लैनेट है। एनोमा प्लैनेट जो है
गब नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में नासा ने एक प्लैनेट खोजा है जिसका नाम है कार्ला। तो उसे हम 9th प्लैनेट कहते हैं, लेकिन अभी उसकी जो है सोलर सिस्टम में इंक्लूड उसे नहीं किया गया है। लेकिन अलग कभी आपसे ये पूछ ले कि विच प्लैनेट इज नोन एज 9th प्लैनेट दैट इज डिस्कवर्ड बाय नासा, मतलब अभी हाल ही में कौन सा ग्रह है जिसे नासा ने खोजा है, उसे 9वां प्लैनेट का संज्ञा दिया है, नाम दिया है, तो आप कार्ला बताएंगे। लेकिन अगर आपसे मतलब वो एक अलग तरीके से आपसे पूछेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे 8 प्लैनेट ही हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा सोलर सिस्टम का ये वीडियो, ठीक है। इस वीडियो के अलावे आपसे बाहर से एक भी सवाल नहीं बनने वाला, ठीक है। हाँ, कुछ टॉपिक्स कुछ पॉइंट हैं जैसे सुपर मून, ब्लड मून, फुल मून, उन सबको मैंने खास करके छोड़ा है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में बचे हुई चीज़ों को मैं लेकर के जरूर आऊँगा।